वेलकम टू सीबीजेड इंस्टीट्यूट। तो कैसे आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक, लाइफ साइंस का सामान्य अनुवांशिक रोग। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप लोग अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो टॉपिक है सामान्य अनुवांशिक रोग। इस टॉपिक को बताने के पहले आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं या फिर घर के जो मेंबर्स होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मम्मी पापा के लक्षण होते हैं यानी कि गुण, वो गुण क्या होता है, हमारे अंदर आ जाता है, जिसके कारण हम लोग अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। तो वो किस तरह के लक्षण होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, किस तरह के गुण होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि पापा या फिर मम्मी में से कोई लंबे हैं तो जो संतान होगा वो भी लंबा होगा। आप लोग ऐसे भी महसूस किए होंगे कि अगर पेरेंट्स यानी कि पापा का सर का बाल अगर गायब हो जा रहा है एक समय के बाद, तो उसके बेटे का भी सर का जो बाल होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों का लंबाई, हम लोगों का रंग, रूप, हम लोगों का हेयर का कलर, हेयर जो है वो कर्ली है कि स्ट्रेट है, ये आंखों का कलर, ये सब के सब किससे मिलता है? हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। और ये अनुवांशिक लक्षण हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहते हैं। ठीक है। तो अनुवांशिक लक्षण हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। लक्षण जो है हम लोग अपने पापा मम्मी की तरह ही दिखते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। तो क्या केवल अनुवांशिक लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है? नहीं, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिलता है, यानी कि मम्मी पापा से मिलता है। तो इस तरह के रोग को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। जैसे कि वही गंजापन। गंजापन एक तरह का रोग है जो कि किससे मिलता है? हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, अनुवांशिक रोग है। पेरेंट्स पापा अगर गंजे हो रहे हैं एक समय के बाद, तो उनके संतान भी जो है वो गंजा हो जाता है। तो गंजापन एक अनुवांशिक रोग है। इस तरह से बहुत सारे अनुवांशिक रोग होते हैं। खैर, हमारे सिलेबस में मेनली 3 तरह के अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ना है, और वो 3 तरह के अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो वो 3 तरह के अनुवांशिक रोग, एक होता है हीमोफीलिया, एक होता है वर्णभेदता, और एक होता है थैलेसीमिया। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सामान्य अनुवांशिक रोग। क्या होता है सामान्य अनुवांशिक रोग? तो शरीर में पाए जाने वाले सामान्य अनुवांशिक रोग क्या होता है? तो सामान्य अनुवांशिक रोग क्या होता है? तो शरीर में पाए जाने वाले वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है। सामान्य अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? तो शरीर में पाए जाने वाले वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य अनुवांशिक रोग। तो हमारे सिलेबस में किस तरह के सामान्य अनुवांशिक रोग है? वो है हीमोफीलिया, वो है वर्णभेदता, वो है थैलीसीमिया। हीमोफीलिया, वर्णभेदता, थैलीसीमिया, ये सबके सब अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, यानी कि पेरेंट्स से उनके संतान में, फिर उस संतान से उसके आने वाले संतान में, इस तरह का रोग जो है वो जाता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग किस तरह का रोग है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि यह एक अनुवांशिक रोग है, और इस रोग में रक्त जमने की क्षमता ना के बराबर होती है। ठीक है। हीमोफीलिया रोग एक अनुवांशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। और इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में रक्त जमने की क्षमता ना के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाए, ठीक है, तो रक्त जो है वो जल्दी से जमता नहीं है। अच्छा, हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो रक्त का फ्लो होता है, और एक अगर हम लोग उस कटे हुए जगह पर अगर प्रेस करें अपने अंगूठे से, तो कुछ समय के बाद वहां से रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होगा, तो प्रेस करने के बावजूद भी, कपड़े से बांधने के बावजूद भी रक्त का प्रवाह जो है वो लगातार होता रहेगा, मतलब रक्त वहां पर नहीं जमता है। रक्त जमने के कारण ही
जब हमारे वहां पर क्लोथिंग हो जाता है, ब्लड क्लोथिंग हो जाता है, तो रक्त जो है निकलना बंद हो जाता है, लेकिन वो क्लोथिंग ही नहीं हो पाता हीमोफीलिया रोग में, जिसके कारण अगर शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो लगातार रक्त का प्रवाह होते रहता है। क्या है हीमोफीलिया? यह एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त जमने की क्षमता ना के बराबर होती है। इस रोग में यदि शरीर का कोई भाग कट जाता है तो रक्त का प्रवाह लगातार होता रहता है। जैसे कि आप लोगों को बोल दिए, इस रोग में शरीर का कोई भाग यदि कट जाता है तो रक्त का प्रवाह लगातार होता रहता है। ठीक है, अब क्या है, अब ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाता है? तो आप लोगों को बता दें कि हमारे शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? पता है? पता है, हमारे शरीर में पाया जाता है 30, हमारे शरीर में पाया जाता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम। कितने जोड़ी क्रोमोसोम? 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ये जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें से आप लोगों को बताए थे कि एक से लेकर 22 जोड़ी तक के क्रोमोसोम को दैहिक क्रोमोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ी वाला क्रोमोसोम था वो कौन सा क्रोमोसोम था? लिंक क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि इस लिंक, और ये जो लिंक क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। ये जो लिंक क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? अलग होता है। तो मेल में जो लिंक क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है, और फीमेल में जो लिंक क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स होता है। तो ये समझ में आया कि ये लिंक क्रोमोसोम है। अब क्या होता है कि जो हीमोफीलिया रोग है इसका जो डिफेक्टिव जीन है, अच्छा जीन क्या है? तो जीन जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यदि जीन अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जा सकता है तो जीन अनुवांशिक रोग को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जा सकता है। ठीक है, तो जीन हीमोफीलिया रोग के लक्षण को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन है वो डिफेक्टिव जीन पाया जाता है लिंक क्रोमोसोम के ऊपर। हीमोफीलिया रोग का जो डिफेक्टिव जीन है वो डिफेक्टिव जीन किसके ऊपर पाया जाता है? लिंक क्रोमोसोम के ऊपर। लिंक क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन पाया जाता है, इसीलिए हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है लिंक संलग्न अप्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? लिंक संलग्न अप्रभावी लक्षण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दें, ये जो डिफेक्टिव जीन होता है वो केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। जो डिफेक्टिव जीन होगा वो केवल किसके ऊपर पाया जाएगा? जो डिफेक्टिव जीन होगा वो केवल एक्स ही क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन। तो जो डिफेक्टिव जीन पाया जाता है वो केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका मतलब केवल एक ही क्रोमोसोम पर पाया गया। हीमोफीलिया रोग का जो डिफेक्टिव जीन है वो केवल एक ही क्रोमोसोम पर पाया गया। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर पाया गया। तो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी संलग्न अप्रभावी लक्षण। एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक लिंगी। क्या कहते हैं? एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण। केवल एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाता है तो एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण। इतना बात याद रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये केवल एक्स पर ही क्यों पाया जाता है, वाई पर क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका कारण ये है कि जो हम लोगों का वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है। वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है। मान लीजिए कि जो एक्स क्रोमोसोम होगा, मान लीजिए कि जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो तो दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। मान लीजिए कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो ये एक्स क्रोमोसोम, तो जो वाई क्रोमोसोम होगा वो ये होता है। वाई जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स की तुलना में बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा क्रोमोसोम होता है जिसके कारण इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन नहीं आ सकता। हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन नहीं आ सकता है। आ रहे हैं समझ में? तो अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, और ये बात ये है कि आप लोगों को तो ये मालूम ही है कि सामान्य मादा के क्रोमोसोम को एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, एकदम सही, और सामान्य नर के क्रोमोसोम को एक्स वाई से डिनोट करते हैं। लेकिन यदि सामान्य मादा के एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन रहेगा और एक के ऊपर नहीं रहेगा
तो उस मादा को कहा जाएगा वाहक मादा। क्या कहेंगे उसको? वाहक मादा। एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन रहेगा और एक के ऊपर नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? वाहक मादा। और क्या होगा यदि दोनों के ऊपर ही हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन रहेगा? तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रसित मादा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रसित मादा। ठीक है, अब आगे आते हैं। सामान्य नर के लिए हम लोग एक्स वाई को डिनोट करते हैं। अब यदि एक्स एक ही एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन रहे, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, एक ही एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन है और एक ऊपर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रसित नर। इसको क्या बोलेंगे? ग्रसित नर। एक ही एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रसित नर। और यदि यदि वाई के ऊपर रहेगा क्या? नहीं, वाई के ऊपर हीमोफीलिया रोग का ग्रसित जीन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? वाई क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया रोग का ग्रसित जीन नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हो रहा है कि नर जो है वो हमेशा ग्रसित रहता है, नर कभी वाहक नहीं हो सकता, लेकिन मादा वाहक हो सकती है। मादा एक एक्स के ऊपर रहेगा तो वाहक, अगर दोनों के ऊपर रहेगा तो ग्रसित। नर के एक ही एक्स के ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रसित नर। अब हम लोग आते हैं कि क्या होगा यदि किसी ग्रसित मादा का शादी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मादा का शादी किसी सामान्य पुरुष से हो। सामान्य पुरुष कहने का मतलब उसको हीमोफीलिया रोग ना हो, तो उसका जो संतान होगा उस संतान में हीमोफीलिया रोग होने की संभावना कितनी होगी, इसके बारे में जाना जाए। ठीक है, तो क्या बोले अभी मैंने बोला कि यदि हम लोग सामान्य नर का शादी यदि ग्रसित मादा से होगा तो आने वाले संतानों में हीमोफीलिया रोग होने की संभावना कितनी होगी? तो सामान्य नर के लिए डिनोट करा जाता है एक्स वाई और ग्रसित मादा के लिए डिनोट करते हैं एक्स एच एक्स एक्स। अगर मादा ग्रसित है तो दोनों के ही ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन आएगा। अब यहाँ से दो तरह के क्रोमोसोम निकलेंगे एक्स वाई, और यहाँ से दो तरह के जीन होंगे, और यहाँ से भी यहाँ से एक ही तरह का जीन होगा, लेकिन दोनों ही क्या होगा? एक्स एच एक्स एच। दो तरह का जीन और दोनों ही एक्स एच एक्स एच एक्स एच। अब ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा? ये मिलेगा तो बनेगा एक्स और एक्स एच। ये और ये मिलेगा तो एक्स और एक्स एच। अच्छा, ये और ये मिलेगा तो एक्स एच और वाई, और ये मिलेगा तो क्या होगा? एक्स एच वाई। ठीक है, अब हम लोग देखिए, एक एक्स के ऊपर है एक के ऊपर नहीं है, मतलब ये क्या हो गई? सॉरी, ये क्या हो गई? वाहक। ये क्या हो गई? वाहक, वाहक मादा। यहां पर भी एक एक्स के ऊपर है एक के ऊपर नहीं है, तो ये क्या हो गई? वाहक। ये भी हो गई वाहक मादा। यहाँ पर एक एक्स के ऊपर ये हीमोफीलिया रोग का ग्रसित जीन है, हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन है, और वाई के ऊपर नहीं है, तो एक अगर ये नर है, नर के एक भी के ऊपर हीमोफीलिया रोग का डिफेक्टिव जीन रहेगा तो ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रसित नर। और ये भी सेम वैसी ग्रसित नर। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि 50% लड़कियां क्या है? वाहक है, और 50% लड़के क्या है? 50% लड़के ग्रसित है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों का शादी होगा तो जितनी भी संतानों का जन्म होगा उसमें 50% लड़की, अगर लड़कियों का जन्म हो 50% लड़कियां क्या होंगी? जितनी भी संतानों का जन्म होगा उसमें 50% लड़कियां क्या होंगी? वाहक होगी, और 50% लड़के क्या होंगे? ग्रसित होंगे। अरे जितनी भी संतानों का जन्म होगा उसमें 50% लड़कियां वाहक होगी और 50% लड़के ग्रसित होंगे। अरे समझ में? अगर लड़कों का बात करेंगे सभी लड़के ही ग्रसित, लड़कियों का बात करेंगे तो सभी लड़की ही क्या हो जाएंगी? वाहक होंगी। समझ में आया? आगे आते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है कि अगर हम लोग किसी सामान्य नर का शादी वाहक मादा से करेंगे तो जो संतान होगा वो संतान किस तरह से होगा? क्या बोला गया है? सामान्य नर का शादी किससे करना है? वाहक मादा से। देखते हैं
तो यहाँ पर किए हैं, फिर से एक बार करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। क्या है? सामान्य नर। सामान्य नर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एक्स वाई से। और वाहक मादा के लिए हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एक्स एच एक्स। ठीक। अब इससे दो तरह का निकलेगा, एक्स वाई, और इससे एक्स एच और एक्स। अब देखिए ध्यान से, ये और ये मिलेगा तो एक्स एक्स एच, ये और ये मिलेगा तो एक्स एक्स, ये और ये मिलेगा तो एक्स एच और वाई। ये और ये और ये मिलेगा तो एक्स और वाई। ध्यान से देखिए, ये क्या है? वाहक है, ये सामान्य, और ये ग्रसित, ग्रसित नर, और ये सामान्य, सामान्य नर। ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? संतानों का प्रोबेबिलिटी, वाहक मादा, वाहक मादा। तो 25% लड़कियां क्या होंगी? वाहक होंगी, और 25% लड़की है ना, लड़की, ये क्या होंगी? 25% लड़की सामान्य होंगी। लड़कों का बात करेंगे तो 25% लड़के ग्रसित होंगे, और 25% लड़के क्या होंगे? सामान्य होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है। आ रहा है समझ में? ठीक। तो इस तरह से हम लोग पता कर पाएंगे कि अगर शादी हो रहा है तो संतान में अनुवांशिक होने की संभावना कितनी होगी। आया समझ में? ठीक। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि इसका पता करना है, कि क्वेश्चन ये है, अगर हम, कहाँ गया क्वेश्चन, है कि यदि ग्रसित नर का शादी किसी ग्रसित मादा से हो, ठीक है, तो उसमें जो संतान होगा, संतानों में हीमोफीलिया रोग होने की संभावना कितनी होगी? संतानों में हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग होने की संभावना कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ये करना है। ठीक। ग्रसित नर, ग्रसित मादा का अगर शादी हो रहा है तो हीमोफीलिया रोग होने की संभावना कितनी है? ग्रसित नर का जीनोटाइप क्या होता है आप लोगों को पता है, फिर ग्रसित मादा का भी जीनोटाइप क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। अब इन दोनों का अगर शादी होगा तो हीमोफीलिया रोग होने की संभावना क्या होगी, आप लोगों को निकालना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। गुड। अब हम लोग हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़े। तो हीमोफीलिया रोग में हम लोगों ने पढ़ा कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, और यदि यह रोग होता है तो रक्त जमने की क्षमता ना के बराबर होती है, और शरीर का कोई हिस्सा यदि कट जाए तो लगातार शरीर से उस स्थान से, कटे हुए स्थान से रक्त का प्रवाह होते रहेगा। तो रक्त को रोकने का कार्य कौन करता है? तो क्या होता है कि जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो उस स्थान पर रक्त हम लोग का जम जाता है, और जब रक्त जम जाता है तो रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तो रक्त को जमने के लिए हमारे रक्त में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रक्त को जमाने में सहायता करते हैं। यदि उस पदार्थ की कमी हो जाएगा हमारे रक्त के अंदर तो रक्त जो है वो नहीं जमेगा। तो पदार्थ क्या है? तो अगर मैं विटामिन का बात करूंगा तो विटामिन के जो है वो रक्त को जमाने में सहायता करता है। और यदि मैं खनिज यानी कि मिनरल्स का बात करूंगा तो कैल्शियम जो है वो रक्त को जमाने में सहायता करता है। और एक प्रोटीन होती है जो कि रक्त को जमाने में सहायता करती है, वो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन है? प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन भी जो होते हैं वो रक्त को जमाने में सहायता करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रक्त को जमाने में सहायता कौन कौन से करते हैं। तो यदि मैं विटामिन का बात करूंगा तो विटामिन के जो है वो रक्त को जमाने में सहायता करता है। खनिज में कैल्शियम रक्त को जमाने में सहायता करता है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने में सहायता करता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त को जमाने में सहायता करता है। इस तरह से रक्त को जमाने वाले कुछ कारक होते हैं जो रक्त को जमाने में सहायता करते हैं, और उन कारकों को कहा जाता है क्लोथिंग फैक्टर। आ समझ में? उन कारकों को क्या कहते हैं? क्लोथिंग फैक्टर। और यदि ये क्लोथिंग फैक्टर हमारे रक्त में मिसिंग रहेगा तो हम लोगों को हीमोफीलिया रोग होगा, और अलग अलग फैक्टर मिसिंग रहेगा तो हमारे को अलग अलग तरह के हीमोफीलिया रोग होंगे। तो चलिए जानते हैं किस किस तरह के हीमोफीलिया रोग होगा। तो
यदि मैं बात करूंगा फैक्टर ए, कौन सा फैक्टर, फैक्टर ए, तो यदि फैक्टर ए रहेगा तो हम लोगों को होगा, तो यदि फैक्टर 8 फैक्टर अगर मिसिंग रहेगा तो हम लोगों को होगा हीमोफीलिया ए। ठीक, यदि रक्त में फैक्टर 9 मिसिंग रहेगा, क्लोथिंग फैक्टर 9 मिसिंग रहेगा तो हम लोगों को होगा हीमोफीलिया बी। और यदि हमारे रक्त में क्लोथिंग फैक्टर 11 यानी कि रक्त को जमाने वाले कारक 11वां नंबर कारक यदि मिसिंग रहेगा तो हम लोगों को होगा हीमोफीलिया सी। तो इस तरह के ये कुछ कारक होते हैं जो अलग अलग रोगों का कारण बनते हैं, जो और ये कारक ही क्या करते हैं, रक्त को जमाने में सहायता करते हैं। और इन कारकों के कारण होता है 8 कारक के कारण हीमोफीलिया ए, 9 अगर मिसिंग रहेगा तो हीमोफीलिया बी, 11 मिसिंग रहेगा तो हीमोफीलिया सी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।